हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आज जो है हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा टॉपिक होने वाला है आज, तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 1 चैनल पे अपलोडेड है, तो जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख ले, इसके बाद ये वाला लेक्चर देखें तो समझ में अच्छे से आएगा। तो आप सबने अगर लेक्चर नंबर 1 देखा है तो आप सबको पता होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी कि किस तरह से चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, कौन कौन से साइंटिस्ट जो है वो उन्होंने अपना योगदान दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मतलब जीवों का वर्गीकरण में, जीवों को जो बांटा जाता है उसमें कौन कौन साइंटिस्ट थे, तो आप सबने पढ़ा होगा। पहले तो आया एरिस्टोटल, इसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे हुए आपको लिनियस हो गए, इसके बाद थियोफ्रास्टस है। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा था, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इससे क्वेश्चन आना तय है, आता ही है क्वेश्चन। इसलिए जो भी एनसीईआरटी में साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे, उससे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल आप लोगों के लिए। इसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके आपकी तरह ही, और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन जो होने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो आप सबको पता होगा बायोलॉजिकल का मतलब होता है लाइफ या लिविंग, और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांट देना। जब हम लिविंग को, जब हम लाइफ को, जब हम ऑर्गेनिज्म को बांट देते हैं उसके ग्रुप में, सब ग्रुप्स में, इसके बाद किंगडम्स आते हैं बहुत सारे, तो यही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका डिटेल हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, किस तरह से बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है, इसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रखा गया है, इसके बाद किंगडम में फंगी में रखा गया है, इसके बाद किंगडम प्लांटी में रखा गया है, किस तरह से एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा गया है। तो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, तो आप लोग टेंशन ना लें, बस लेक्चर को देखते जाएँ, शुरू से लास्ट तक लेक्चर को देखें, बीच में छोड़कर ना जाएँ, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाला है अगर बीच में जाएंगे तो। इसलिए लेक्चर को पूरा देखें, अच्छे से समझने की ट्राई करें। अगर एक बार ना समझ में आए 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन समझ में आना चाहिए। और एक चीज़ और, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेशन में जाकर अपना डाउट पूछें अच्छे से, कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर आज होने वाला है एनसीईआरटी, ठीक है। आज हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन था हमने उसमें कुछ नोट्स भी ऐड करी थी, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को जो है अपना बेस मानेंगे, हम सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism। मतलब जब इस लिविंग को जानने की ट्राई की जा रही थी, जब इस वर्ल्ड को जानने की ट्राई की जा रही थी, तब से जो है वो क्लासिफिकेशन का बहुत सारे अटेम्प्ट किया गया कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांट देते हैं। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वी साइंटिफिक। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई सिर्फ साइंटिफिक लेवल पे नहीं किया जा रहा था, साइंटिफिक लेवल का यूज़ के लिए नहीं किया जा रहा था, इसका तो यूज़ हमारे जो लाइफ में किस तरह से इसका नीड है, किस तरह से इसकी ज़रूरत है, इसके लिए किया जा रहा था। तो वही लिखा है, बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर आवर यूज़, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। हमारे जो यूज़ है खाने के लिए, शेल्टर के लिए एंड कपड़ा के लिए, जो हमारा यूज़ है, हमारे यूज़ के लिए जो है इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जा रहा था। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लांट्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया और क्यों किया गया, क्योंकि आप सबको पता है प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड के लिए तो ज़्यादा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, आप सबको पता है। फूड के लिए भी हमारे जो नीड है उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्लांट। इसके साथ ही इकोनॉमिक लेवल पे भी प्लांट्स का जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है। इसके बाद बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे मेडिसिन बनता है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। तो इन सब की नीड को देखते हुए पहले प्लांट्स को ही क्लासीफाई किया गया। तो चलिए देख लेते हैं अब हम नेक्स्ट वाला क्या है। तो प्लांट्स को जो क्लासीफाई किया जो साइंटिस्ट ने, आपको पता है कौन है वो, एरिस्टोटल है। हमने डिटेल में इससे पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया है, तो एक बार देख लेते हैं एरिस्टोटल ने क्या बोला था। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट
मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। जैसे कि अब सबको पता होगा, एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे वर्क किए थे बायोलॉजी के फील्ड में। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि इन्होंने ऑर्गेनिज्म का जो क्लासीफाई है सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, वही लिखा है ये। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया था साइंटिफिक बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, लाइफ को, वो एरिस्टोटल ही थे। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज। आप सबको मैंने बताया था कि किस तरह से सिंपल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखकर इन्होंने बता दिया कि पहला जो मूव करता है उसे इन्होंने प्लांट्स में डाल दिया, जो मूव नहीं करता है उसे इन्होंने एनिमल्स में डाल दिया। तो इसी तरह से करके इन्होंने, और प्लांट्स का जो किया वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर प्लांट्स को भी 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहला ट्रीज एंड श्रब्स एंड हर्ब्स। इसके बाद ही अल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। आप सबको मैंने बताया था कि एनिमल्स को भी इन्होंने 2 ग्रुप्स में बांट दिया था, जिसके पास रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। ठीक है, जिसके पास रेड ब्लड प्रेजेंट है और जिसके पास एब्सेंट है। तो इन्होंने बहुत सारे क्लासिफिकेशन किया था एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, अब हम सेकेंड वाले पे आ जाते हैं, क्योंकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में दिया है, तो आप उसे जाकर एक बार देख लें। अगर रिवीजन करना है तो, अगर आपने नहीं देखा है तो भी उसे पहले देखें फिर यहाँ आए। तो सेकंड वाला जो थे वो लीनियस थे। ठीक है, लीनियस टाइम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively। इससे पहले आपको पता है एरिस्टोटल ने बताया था बहुत कुछ, किस तरह से उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को, लाइफ को उन्होंने क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। इसके बाद जो सेकेंड आए वो थे लीनियस। पहला जो नींव था क्लासिफिकेशन का वो एरिस्टोटल ने दिया, क्योंकि उनके टाइम तक उतना ज़्यादा बायोलॉजी इवॉल्व नहीं था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा तो नहीं दिया। उन्होंने बस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जो है वो कंसीडर किया। लेकिन अभी हम बात करेंगे लीनियस के ऊपर। लीनियस के टाइम तक ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, प्लांटी एंड एनिमेलिया, और इन्होंने एरिस्टोटल का पूरा सपोर्ट किया। इन्होंने भी बताया कि जो मूव नहीं कर सकता उसे जो है हम प्लांट्स में डालेंगे और जो मूव कर सकता है उसे हम एनिमल्स में डालेंगे। तो इन्होंने जो है वो एरिस्टोटल का पूरा सपोर्ट किया था। इन्होंने भी बताया था जितने सारे प्लांट्स हैं उन सबको प्लांट्स में डाल दिया गया, जितने सारे एनिमल्स हैं उन सारे एनिमल्स को एनिमल वाले कैटेगरीज में डाल दिया गया। मतलब 2 किंगडम है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। दिस सिस्टम वॉज यूज्ड till very recently. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes and unicellular and multicellular organism। इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि फेल क्यों हुआ, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स सीधा बना दिया कि जो मूव कर सकता है वो आ गया एनिमल में, और जो मूव नहीं कर सकता उसे प्लांट्स में डाल दिया गया। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि बाकी चीज़ों को इन्होंने नहीं देखा है। इन्होंने ना ही यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स बताया, इसके बाद ना ही इन्होंने बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, और ना ही इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन है। फोटोसिंथेटिक मतलब ग्रीन अलगी, ठीक है, जो लाइट से अपना खाना बनाती है, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब फंगी हो गया। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो ड्रॉबैक बहुत सारा है उसका, वो फेल हो गया क्योंकि वो सिर्फ मूव पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया, उसके जो इंटरनल कैरेक्टर्स है उसे नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स को नहीं बताया, यूनिसेलुलर इसमें से कौन सा है, मल्टीसेलुलर कौन सा है ये भी नहीं बताया। सिर्फ उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर इन्होंने क्लासीफाई कर दिया था, इसलिए जो है ये फेल हो गया था। आगे हम पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वॉज ईजिली डन। आप सबको पता है कि एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में जो क्लासिफिकेशन करना है बहुत इजी है। आप सबको पता है कि कौन प्लांट्स है कौन एनिमल्स है, आप जल्दी से उसे क्या करेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे। एंड वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और उसे समझना भी आसान है। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरीज। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे जो अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हो या एनिमल्स, बहुत सारा है, तो आप उन सबको एनिमल्स में या प्लांट्स में नहीं डाल सकते हो क्योंकि उनका कैरेक्टर्स भी इनसे अलग है। तो इसलिए यहाँ पे
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका कैरेक्टर प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आपको देखने को मिलेंगे जिसका कैरेक्टर्स ना तो प्लांट से देखने को मिलता है और ना ही एनिमल से मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि इसे कौन से किंगडम में डालें, हम इसे प्लांट्स में डालें या एनिमल्स में डालें, क्योंकि उसका कैरेक्टर्स ना तो प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से, और मिलता है तो दोनों से। तो इन सब के चीज़ों को देखते हुए जो है वो न्यू क्लासिफिकेशन बना, और वो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये अब आगे थोड़ा सा देख लेते। हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम था ये बहुत टाइम तक इसे यूज़ किया गया, क्योंकि उतना ज़्यादा जो है वो बायोलॉजी इवॉल्व नहीं था, इसलिए इसी पे जो है वो वर्क होता रहा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पर ही। A need was also felt for including besides gross morphology other characteristics। मतलब कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पे वर्क होता रहा, लेकिन कुछ समय बाद जो है इसे फेल कर दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर ही एनिमल और प्लांट्स को बना दिया गया, लेकिन उसके जो बहुत सारे स्ट्रक्चर है उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। इसलिए तो क्या क्या जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया, आप देख लिए। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बाद हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, क्या उसका हैबिटेट है, इसके बाद मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन का उसका मेथड है, वो असेक्सुअल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं इंक्लूड किया गया था, इसलिए उस किंगडम को फेल के बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव्स hence undergone several changes over time। मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते गए, इसके बाद लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत कई साल लग गए इस सिस्टम को चेंज करने में। थ्रू प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। ये तो सही था कि प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स वाले को प्लांट्स में डाल दिया लेकिन एनिमल वाले को एनिमल में, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है कि बहुत सारे एनिमल्स, मैंने बताया कि प्लांट्स में नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका कैरेक्टर दोनों से मिलता है। तो इन सब जो प्रॉब्लम्स थी उसे समझने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो अब देखते हैं द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट ग्रुप, वही लिखा है कि किस ग्रुप में डालें। ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग, द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव ऑल्सो बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाई डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। जिस तरह से कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना क्लासिफिकेशन करना शुरू किया और अलग अलग जो है उन्होंने किंगडम दिया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा। इससे जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे कि किस तरह से बहुत सारे इसमें नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारा इसमें एक्स्ट्रा में एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। इसलिए हमें जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे रहेगा। इसलिए नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा आने वाला है उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, उसे अच्छे से देखेंगे क्योंकि उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना तय है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे जो हम अभी कवर नहीं कर पाए। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जब तक कोई भी डाउट हो ईजिली पूछिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।